नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में। संसद में प्रश्न करना सदस्यों का उन्मुक्त अधिकार है और सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न के उत्तर देना सरकार की जिम्मेदारी। सदस्य प्रश्नों के माध्यम से जनता की आवाज़ सदन में पहुंचाते हैं, साथ ही साथ शासन और प्रशासन के कार्यकलापों पर ध्यान रखते हैं और प्रश्नों को सदन में उठाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को उठाए जाने की क्या होती है प्रक्रिया? प्रश्नकाल और शून्यकाल में क्या होता है अंतर? जानते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक रोचक और बेहद महत्वपूर्ण भाग होता है। सदन में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न में मुख्य रूप से जानकारी मांगी जाती है और एक विषय विशेष पर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल की अलग से व्यवस्था की गई है। Minerals have extensive application in atomic energy, defense and space sector for various strategic purpose in the country. दरअसल संसद में उठाए जाने वाले प्रश्न एक ऐसा माध्यम होते हैं जिसके जरिए संसद प्रशासन पर नजर रखता है और इसका इस्तेमाल हर सदस्य द्वारा संसदीय लोकतंत्र में किया जाता है। संसदीय प्रणाली में सरकार अपने कामकाज के लिए संसद के प्रति और संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न पूछना संसदीय युक्ति या उपाय है जिसका मूल मकसद जनहित से जुड़े किसी मामले पर जानकारी हासिल करना है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि सरकार इन मुद्दों से निपटने व पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे, इस हेतु क्या उपाय योजना करेगी? मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये महिलाएं जिनको ट्रेन किया गया है, आप इनको प्रोत्साहन के लिए क्या कोई व्यवस्था दे रहे हैं या इनको आप आगे चल के नियमित करके इनको कोई राशि देने का काम करेंगे ताकि इन महिलाओं को जो है एक हिसाब से रोजगार भी मिलने का काम हो? मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि इस एक्सपोर्ट में कटौती की कोई जांच सरकार कर रही है? प्रश्नकाल में संसद सदस्यों को लोकहित या जनहित से जुड़े मामलों पर सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। कोई ऐसा प्रस्ताव है क्या जो IIT भुवनेश्वर है और बाकी बहुत बड़ा बड़ा संस्था भी है, इसके साथ MOU करके ये जो इको फ्रेंडली करने और जहाँ जहाँ भी आयरन ओर और बाकी जो माइनिंग हो रहा है उसके हिसाब से वो जैसे प्रदूषण से अच्छा रहेगा और थोड़ा इम्प्रूव होगा, ऐसे कोई प्रस्ताव है क्या? Sir, since the government is allowing the private entities to engage the mining beach sand minerals like limonite sand, which are considered to be one among the 7 which are very important, the Honorable Minister has said, sir, strategic rare earth minerals. How does the government of India intend to regulate this industry, because private sector is there, so that it does not lead to unfair practice? संसद में प्रश्नों के माध्यम से ही सदस्य और सरकार जनता से संपर्क रख पाते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से सदस्य प्रशासन से संबंधित मामलों में लोगों की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं और संबंधित मंत्री उन समस्याओं के जवाब देते हैं। The law and order also pertains to the state government. So we are repeatedly requesting the concerned state governments to be more cooperative, because the police deployment and the other features are under their control. But we are very cautious about it, and regardless of whether it is a private party or a public sector unit, I think the caution remains the same. प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। सदन में उठाए जाने वाले प्रश्न से यह जानने में मदद मिलती है कि सरकार अपने काम को सही तरीके से आकार दे रही है या नहीं। सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जरिए प्रशासन के सभी पहलुओं की छानबीन भी हो जाती है। साथ ही सरकार को भी राष्ट्र की नब्ज पहचानने में मदद मिलती है और सरकार अपनी नीतियों और कृत्यों को उसके अनुरूप ढाल लेती है। आपने क्लोज टी एस्टेट्स का जो विषय उठाया, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि 7 टी एस्टेट्स क्लोज हुए थे, जिसमें से 4 वेस्ट बंगाल में थे और 3 केरला में थे। इसके पहले
12 ऐसे टी गार्डन्स थे जो क्लोज हुए थे। ये 12 के 12 पश्चिम बंगाल में थे और वो सारे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने रिवाइव किए। सदन में उठाए जाने वाले प्रश्नों से मंत्रालय को भी खासी मदद मिलती है। मंत्रालय अपनी नीति और प्रशासन के बारे में लोकप्रियता का अनुमान प्रश्नों से आसानी से लगा सकते हैं। प्रश्नों से मंत्रियों के ध्यान में कई बार ऐसी गलतियां सामने आ जाती हैं जिन पर शायद ध्यान नहीं जाता। कई बार जब उठाया गया मामला इतना गंभीर हो कि वह लोगों के दिमाग को आंदोलित कर दे और वह व्यापक लोक महत्व का हो, तो प्रश्नों के माध्यम से किसी आयोग की नियुक्ति, न्यायालयी जांच या कोई विधान तक बनाना पड़ जाता है। संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना गया है क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार जनता के प्रति मंत्रियों की सामूहिक और अलग अलग जवाबदेही होती है। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। This august house is repository of the wisdom of 1.3 billion people. We therefore, when we raise an issue in this house, that there is a calibration by an agency that should not carry much conviction unless the honorable member or the honorable minister is premised on our own record. सदन में जब सदस्यों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न संक्षिप्त हों, साथ ही साथ सटीक भी हों। सदन में पूछे जाने वाले प्रश्न जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं उनके जवाब जो कि मंत्री द्वारा दिए जाते हैं, और इसीलिए मंत्रियों से भी अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा सदन में दी जाने वाली जानकारी प्रामाणिक हो और पूर्ण भी। सदन में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को जितना महत्वपूर्ण माना गया है, अपेक्षा की जाती है कि मंत्रियों की ओर से दी जाने वाली जानकारी भी प्रामाणिक हो। गलत या अधूरे उत्तर को सदन को गुमराह करने के तौर पर देखा जाता है। यदि ऐसा होता है तो इस परिस्थिति में विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठाया जा सकता है। अगर बाद में यह पाया जाता है कि वास्तविक रूप से दी गई जानकारी गलत या सच्चाई से परे है, तो तारांकित प्रश्न के जवाब में यानी मौखिक जवाब के मामले में मंत्री को सदन में पहले दिए गए सवाल के जवाब में सुधार का वक्तव्य देना पड़ता है, और अतारांकित प्रश्न के मामले में एक विवरण सभा पटल पर रखना होता है। जिस मामले में मंत्री यह समझते हैं कि वह पूर्ण और सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो वो प्रश्न के उत्तर के लिए या उस भाग के संबंध में और समय मांग सकते हैं। ऐसा करने पर मंत्री सदन को यह भरोसा देते हैं कि सूचना हासिल होते ही वो सदन में उपलब्ध कराएंगे। ऐसे आश्वासनों पर सरकारी आश्वासन समिति निगरानी रखती है। संसद में सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। आमतौर पर प्रश्न 4 श्रेणियों में बटे होते हैं: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। हालांकि गैर सरकारी सदस्यों से कभी-कभी ही प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के अलग अलग तरीकों के आधार पर संसदीय प्रावधानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ सवालों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं तो कुछ के लिखित। यह सदन के अध्यक्ष या सभापति के विवेक पर निर्भर करता है कि वे किस प्रश्न को तारांकित श्रेणी में या अतारांकित श्रेणी में रखें। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में अल्प सूचना प्रश्न का भी प्रावधान है। तारांकित प्रश्नों की श्रेणी में वो प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर पहचान के लिए इन पर तारे का चिन्ह बना रहता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के बाद सदस्यों द्वारा उन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका उत्तर सभा में लिखित रूप से दिया जाता है। इन पर तारांक नहीं बना होता है और जिस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न के लिखित उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा प्रश्नकाल के बाद सभा पटल पर रखे गए मान लिए जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में होते हैं।
दरअसल कभी कभी किसी लोक महत्व से जुड़ा मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे देर तक टाला नहीं जा सकता। ऐसे में अल्प सूचना प्रश्न लोकसभा में साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय की सूचना देकर पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 15 दिन से कम समय की अवधि में सूचना देकर अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न के समान इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है और उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। बता दें कि सदस्य को अल्प सूचना पर प्रश्न पूछने के कारण संक्षेप में बताने होते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जो किसी गैर सरकारी सदस्य को संबोधित किए जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या सभा के कार्य के अन्य विषय से संबंधित हो जिसके लिए वो सदस्य उत्तरदायी हो। ऐसे प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया वही है जो मंत्री को संबोधित प्रश्नों में अपनाई जाती है। संसद में प्रश्न पूछने के लिए सदस्य पूर्व में तो सूचना देते ही हैं, साथ ही साथ वे मौखिक या लिखित किस तरह के उत्तर चाहते हैं इसकी भी पूर्व में सूचना दे सकते हैं। प्रश्नों की सूचना दिए जाने के बाद सचिवालय की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे होता है दिनों का निर्धारण और क्या होती है ये प्रक्रिया, आइए विस्तार से जानते हैं। संसद में प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। वहीं कोई भी सदस्य अपने प्रश्न के लिए मौखिक या लिखित दोनों तरह के उत्तर देने के लिए सूचना दे सकते हैं, लेकिन यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर निर्भर करता है कि वो किसी प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए रखें या लिखित उत्तर के लिए। सदस्य सदन के महासचिव को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछने के अभिप्राय की लिखित सूचना देते हैं। सदस्य को प्रश्न की विषय वस्तु के अलावा संबंधित मंत्री का नाम और जिस दिन वो प्रश्न को सदन में रखवाना चाहते हैं उस तारीख का स्पष्ट उल्लेख करना होता है। यदि एक ही सदस्य द्वारा एक ही दिन के लिए एक से अधिक प्रश्नों की सूचना दी जाती है तो प्रश्नों को उनके वरीयता क्रम में रखा जाता है। लोकसभा में कोई भी सदस्य किसी दिन के लिए मौखिक और लिखित दोनों प्रश्नों के लिए 10 से अधिक प्रश्नों की सूचना नहीं दे सकते। वहीं किसी भी सदस्य के नाम किसी भी एक दिन में तारांकित और अतारांकित उत्तरों के लिए प्रश्न सूचनाओं में 5 से ज्यादा प्रश्न शामिल नहीं किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में किसी एक दिन के तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न होते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या 230 होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के संदर्भ में अतारांकित प्रश्न सूची में 25 प्रश्न और जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इस सूची की 230 प्रश्नों की सामान्य सीमा को बढ़ाने के बाद भी किसी दिन अतारांकित प्रश्नों की संख्या 255 से अधिक नहीं हो सकती। वहीं राज्यसभा में प्रतिदिन 15 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या 160 है। सदस्य से प्रश्न की सूचना मिलने के बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेट किया जाता है, यानी उन्हें तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के आधार पर बांटा जाता है। सदन में पूछे जाने वाले प्रश्न लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए होते हैं। जिन प्रश्नों में तर्क, निष्कर्ष या मानहानिकारक कथन होते हैं या जिनमें किसी व्यक्ति की पदेन या सरकारी हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का जिक्र किया गया हो, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को भी ग्रहित नहीं किया जाता है जो पहले उत्तर दिए गए प्रश्नों की पुनरावृत्ति होते हैं। लोक महत्व वाले अल्प सूचना प्रश्न को यदि जरूरी हो तो पहले संबंधित मंत्रालय में मामले से जुड़ी तथ्यपरक जानकारी देने और मंत्री से यह पूछने के लिए भेजा जाता है कि क्या उन्हें वह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार है। यदि है तो उनके लिए उस प्रश्न का उत्तर देना किस तारीख को सुविधाजनक होगा, यह जाना जाता है। वहीं यदि मंत्री अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत ना हो और सदन के अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न की विषय वस्तु पर्याप्त लोक महत्व की है जिसका सदन में मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए, तो सदन के अध्यक्ष यह निर्देश दे सकते हैं कि प्रश्न उस दिन की तारांकित प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए, जिस दिन सामान्यतया उसका उत्तर दिया जाना होता है। गौरतलब है कि अल्प सूचना प्रश्न को प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही में लिया जाता है।
संसद में प्रश्नकाल के जवाब देने के लिए मंत्रालयों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में प्रश्न उठाते हैं और उनके मौखिक जवाब चाहते हैं तो उस दौरान सदन में मंत्री मौजूद रह सकें। सत्र की बैठक की तारीखें निर्धारित होने के तुरंत बाद भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिनों का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए मंत्रालय और विभागों को 5 समूहों में बांटा गया है। इसके मुताबिक मंत्रालयों को सोमवार से शुक्रवार तक का दिन तय किया गया है। मंत्रालयों का विभाजन इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक मंत्री लोकसभा में एक दिन और राज्यसभा में किसी दूसरे दिन उत्तर देने के लिए मौजूद रह सकें। आपको बता दें कि यदि शनिवार को सभा की बैठक होती है तो उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया भी निर्धारित है। सदस्यों द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों की जांच के बाद प्रश्नों को अलग अलग संख्या दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 श्री ए रहीम। इसके बाद जिस दिन के लिए तारांकित प्रश्न को लिया जाता है उस दिन सदस्य से अध्यक्ष या सभापति द्वारा पूछने के लिए कहा जाता है और फिर वो सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर प्रश्नों की सूची से केवल प्रश्न संख्या पढ़कर प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद संबंधित मंत्री प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न पूछने वाला सदस्य 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उस सदस्य के बाद जिसका नाम प्रश्न पूछने के लिए दूसरे स्थान पर होता है उसे 1 अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद सदन के अध्यक्ष उन सदस्यों को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन ऐसे सदस्यों की संख्या प्रश्न के महत्व पर निर्भर करती है। प्रश्नकाल के लिए निर्धारित 1 घंटे के दौरान यदि मौखिक रूप से उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके उत्तर सदन के पटल पर रखे गए समझे जाते हैं। यदि किसी प्रश्न का क्रमांक पुकारे जाने पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है या प्रश्न पूछने वाले सदस्य अनुपस्थित हों तो प्रश्न का उत्तर दिए जाने के संबंध में अध्यक्ष निर्देश दे सकते हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल की ही तरह शून्यकाल भी अहम और महत्वपूर्ण होता है। शून्यकाल को 0R भी कहा जाता है, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों में अंतर होता है। प्रश्नकाल में जहां सदस्यों को पूर्व में सूचना देनी होती है, वहीं शून्यकाल में इसके उलट सदस्यों द्वारा पूर्व में सूचना नहीं दी जाती और सदन में मुद्दे उठाए जा सकते हैं। देश की संसद में जनप्रतिनिधि सरकार से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल की तरह शून्यकाल की व्यवस्था भी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में की गई है। प्रश्नकाल में सवाल पूछने के लिए सांसदों को पहले से सूचित करना पड़ता है, लेकिन शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रमों के सवाल पूछ सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के 1 घंटे के ठीक बाद शून्यकाल चलता है और 12 बजे शून्यकाल का समय निर्धारित है। राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले यानी 11 बजे से शून्यकाल में प्रश्न पूछने का प्रावधान नवंबर 2014 में किया गया। शून्यकाल यानी 0R नाम होने के पीछे इसके समय का होना भी माना जाता है। राज्यसभा में 0R का समय बदलने तक शून्यकाल 12 बजे होने के कारण इस नाम से इसे जाना जाता है। इसे R भी कहा गया क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता था। दिन में 1 बजे यानी सदन का दिन के लिए भोजन अवकाश होने तक, वहीं राज्यसभा में इसे मध्याह्न से पहले तक कर दिया गया ताकि सुचारू रूप से कार्यवाही चल सके। लेकिन इससे पहले शून्यकाल की कार्यवाही भोजन के लिए सदन के स्थगित होने तक चलती थी। 7वीं और 8वीं लोकसभाओं में शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक ही चलता रहा, लेकिन 9वीं लोकसभा में स्थिति बिल्कुल बदल गई। इसके बाद 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 4 घंटे 48 मिनट तक 0R चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया। Through you, I request the Minister of Health and Family Welfare to enforce a 2-day menstrual leave per month for the public and private sectors, which can be taken by employees at their discretion. मेरा आग्रह है कि क्षेत्र की जनता के हित में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव स्टेशन में करने की कृपा करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। शून्यकाल के दौरान कोई नहीं कह सकता कि सदस्य के द्वारा कौन सा सवाल उठा लिया जाएगा।
प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्य ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि ऐसे मामले में कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। हालांकि इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। नियम समिति के अनुसार कुल उल्लेखों की संख्या प्रतिदिन 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी सदस्य को अपनी बात रखने के लिए 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। एक सप्ताह में एक सदस्य किसी एक शून्यकाल उल्लेख कर सकता है। शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे ज्यादा से ज्यादा ज्वलंत और जनता से सीधे जुड़े होने की वजह से हमेशा से अखबारों में लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। हालांकि नियमों की दृष्टि से शून्यकाल को एक अनियमितता के तौर पर भी देखा जाता है। 0R में बिना अनुमति के या बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ भी हो जाता है। इससे सदन के विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अब 0R में उठाए जाने वाले मामलों की पहले से दी गई सूचना के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति से एक सूची बनने लगी है, ताकि संसद के समय का सदुपयोग हो सके। बदली हुई व्यवस्था के मुताबिक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को पूर्व में मुद्दा उठाए जाने की सूचना देते हैं, जिसके बाद सदस्यों का नाम लेकर उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है। प्रश्नकाल की ही तरह शून्यकाल को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यदि सदस्यों को 1 मिनट बोलने का अवसर भी दिया जाए तो देश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का ध्यान दिलाया जा सकता है। शून्यकाल में उठाए जाने वाले विषयों के जवाब कमेटी के माध्यम से सदस्यों को दिए जाते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही भी करता है। शून्यकाल में उठाए गए सवालों के जवाब सरकार में शामिल मंत्री तुरंत भी दे सकते हैं। तो देखा आपने कि संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल और शून्यकाल कितना अहम और महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से ही सदस्य जनता से सीधा सरोकार रखते हैं और सदन का ध्यान उनकी परेशानियों को लेकर आकर्षित भी करते हैं, साथ ही साथ मंत्रियों से उसके जवाब भी मांगते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।